हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। क्यों भाई, एनटीपीसी वालों, स्टेज 2 की तैयारी आपकी ठीक ठाक चल रही है ना। तो चलिए अपने इस प्रैक्टिस बैच को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को अच्छी तरीके से याद होगा कि हम लोगों ने अपनी इस क्लास के अंतर्गत एनटीपीसी स्टेज सेकंड को ध्यान में रख करके अपना प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया हुआ है। हमने आपको पहले बता रखा है कि इसकी एक क्लास हम आपको दे चुके हैं अलजेब्रा पर, कि हम टॉपिक वाइज आपके लिए सबसे पहले एडवांस सेक्शन के सारे टॉपिक, फिर अर्थमेटिक सेक्शन और स्टैटिस्टिक्स जो कि आपकी एलिमेंट्री है, प्रारंभिक सांख्यिकी है, उस पर आपको क्लास देंगे, है ना फ्रेंड्स। तो ठीक है भाई, चलिए आज हम अपनी दूसरी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा समझाया, चूंकि आपका सब पढ़ा हुआ है। सीधे हम आपके लिए सबसे पहले क्वेश्चन ही लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन उनको हम कंप्लीट करा लेते हैं, फिर नए क्वेश्चन, गेस वाले क्वेश्चन, मॉडल पेपर सब देंगे। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए बहुत अच्छे। तो फटाफट कॉपी और पेन उठाइए और स्पीड के साथ ज़रा सवाल लगाने की शुरुआत करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगहों पर उपलब्ध है। जिस किसी विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट करके बता सकता है वो। हालांकि आप अगर ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप तक मैटर स्वतः पहुँच गया होगा। नहीं पहुँचा होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें ज़रूर बताइए। किसी तरह कोई असुविधा होती है तो चलिए, तो फिर आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और आज के काम की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में थोड़ा सा मैं इक्वेशन के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी दे देता हूं। आपको पता है, क्योंकि आपके सवाल भी तो नॉर्मल ही हैं, बहुत टेंशन नहीं लेना आपको। तो उन बेसिक जानकारी के बाद सिर्फ आए हुए क्वेश्चन पर हम आपकी प्रैक्टिस करेंगे। किसी क्वेश्चन के दौरान किसी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी तो वहाँ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि अलजेब्रा में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोगों ने नॉर्मल सा अपनी क्लास को स्टार्ट किया। हमारे जिस विद्यार्थी को ये पहली क्लास मिल रही हो तो वो क्या करेगा, क्लास 1 वीडियो की प्लेलिस्ट में जा करके देख लेगा। ये क्लास 2 है तो वहाँ से थोड़ी सी बेसिक रह गया, तो उसकी संक्षेप में चर्चा करके हम आपके लिए सवाल शुरू कर देंगे। तो आप अपनी कॉपी पर एक छोटी सी हेडिंग लगाएं, इक्वेशन यानी समीकरण। आप सभी हमारे फ्रेंड्स इक्वेशन अच्छी तरीके से अपनी क्लासेस में पढ़े हैं। इक्वेशन, समीकरण। अब ये कह लो कि समीकरण एक ऐसा वक्तव्य है, एक स्टेटमेंट है डियर स्टूडेंट्स, जो ये बताता है कि उसका जो LHS साइड है और ये RHS दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समीकरण का सामान्य सा मतलब यही होता है। अब जैसे एक छोटी सी बात ले लूं कि मैं कहीं लिख दूं कि 5x + 6 = 26 है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बताओ कि अगर ये मैं 5x रखता हूँ, 6 को इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो क्या 5x = 20, सो x = 4 लिखने को तैयार हो? तो ये जो x = 4 आ गया आपके पास, इस 4 को क्या कहेंगे, इसे कहते हैं समीकरण का मूल या हल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रूट लिखते हैं। तो ये तो आपको पता हो गया कि समीकरण का मूल या हल। इसका अर्थ सिर्फ इतना है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम इस मूल को इसी इक्वेशन में रख दें तो देखो LHS = RHS हो जाएगा। मेरा तात्पर्य ये था माय डियर स्टूडेंट कि देखो x का मान कितना आया, 4, तो 5 × 4 और प्लस यहाँ से 6 कर दो, बराबर ये 26 हो जाएगा। देखिए, तो 5 × 20, 6 26 और 26 = 26, दोनों साइड इक्वल हो गया। इसी को आपने कहा यही इक्वेशन होता है, यानी जिसमें LHS = RHS हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इक्वेशन की परिभाषा आपके समझ में आ गई। अच्छी बात है। तो अगर ये समझ में आ गया फ्रेंड्स, तो आगे थोड़ी सी मैं आपको ये बता दूं कि जब आप इक्वेशन की बातें करते हो तो वहाँ पे आपके सिलेबस में एक तो लीनियर इक्वेशन है और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, चर्चा कर लेते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट, सिर्फ इतनी सी बात आपसे करूँगा कि जब भी कोई बात करता है लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब हिंदी में होता है हमारे लिए रैखिक समीकरण या रेखीय समीकरण, जिसका मतलब ये है कि अधिकतम घात कितनी होगी, 1। तो मैं यहाँ आपसे चर्चा कर रहा हूँ रैखिक या रेखीय समीकरण। लीनियर इक्वेशन।
अब ये लीनियर इक्वेशन क्या है, बस यहाँ लिखना कि अधिकतम इसकी जो पावर है तो अधिकतम घात 1 होती है, यानी ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती हो, यानी वो आप एक्स वाई वाले फॉर्मूले कह लीजिए। यह दो प्रकार का होता है डियर स्टूडेंट्स, एक होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दूसरा होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसे आप लोग युगपत समीकरण के नाम से भी जानते हो। तो दो चर वाला यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन आता जाएगा, मैं एक ही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कराता जाऊंगा। बस केवल आपको नाम सुना दे रहा हूँ कि हाँ भाई ठीक है, ये वन वेरिएबल का हो गया, टू वेरिएबल का हो गया, ठीक है। अगली बात यहाँ शार्ट में सुना देता हूँ कि दूसरा रैखिक समीकरण की बात जो आपके सिलेबस में है वो है द्विघात का व्यापक समीकरण, यानी यूं कह लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात अगर हम कह लेते हैं द्विघात का व्यापक समीकरण तो दो घात का जब व्यापक समीकरण की बात की जाती है तो आप सभी जानते हो कि उस केस में हम क्या कहते हैं, ax² प्लस bx प्लस c = 0। इनको सॉल्व करने की दो विधियां, यानी द्विघात नाम ही से स्पष्ट है कि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी 2, तो जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2। ऐसे इक्वेशन को हल करने के लिए हम दो मेथड का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स। एक होता है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड की विधि द्वारा। अब ये गुणनखंड विधि क्या है, अभी जब क्वेश्चन आएंगे आपको सॉल्व कराते समय मैं आपको सिखाता चलूंगा, बस यहाँ जान लो शार्ट में गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा जहाँ कोई आचार्य काम ना है वहाँ पे श्रीधराचार्य, बोलो भाई। तो दूसरा आपका तरीका होगा श्रीधराचार्य, नाम तो सुना है सबने ना, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। अब इस श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या है, देखिए जहाँ हम आराम से फैक्टर कर पाएंगे वहाँ पे गुणनखंड विधि लगाएंगे। बट डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि वह क्वेश्चन जिसमें या तो फैक्टर बहुत टफ है या करना पॉसिबल नहीं है, उस परिस्थिति में श्रीधराचार्य के फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा, जब हम क्वेश्चन लगवाएंगे तो आपको बताते जाएंगे जहाँ पर ऐसा सवाल आया। फिलहाल मैं फार्मूला लिख देता हूँ, यह होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac और टोटल अपान क्या हो जाएगा 2a। यही श्रीधराचार्य का फार्मूला है। इसे सॉल्व करने का तरीका भी हम सवाल पढ़ाते समय आपको सिखाएंगे। फिलहाल इतना आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, तुरंत आगे बढ़ते हैं। चले आगे, ओके भाई, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि हम सीधे आपके सवाल तक आएँ। इस तरह की चीज़ें चूँकि आपके द्वारा पहले से पढ़ी गई हैं, डिटेल में हम लोगों ने समझा हुआ है, सो इस पर हम अपना कोई समय ना दें। यहाँ पे एक आप लोग इक्वेशन थोड़ी सी एक छोटी सी हेडिंग आप लोग दे दीजिएगा, बाकी कोई काम आपको करना नहीं होगा, और वो ये होगा समीकरणों के हल करने का प्रतिबंध। यानी आप लिखिएगा समीकरणों के हल के प्रतिबंध, हेडिंग दे दो। तो समीकरणों के हल के प्रतिबंध, यानी कंडीशंस की बात आ रही। यहाँ पे आप सबको मैं लिख दूं कि अगर कोई भी समीकरण निकाय, तो अगर यहाँ समीकरण निकायों की हम बात कर लेंगे आपसे, कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 हो तो डियर स्टूडेंट्स 3 पॉइंट काम के हैं। पहला जरा लिखो, पहला लिख लीजिएगा आप लोग, कोई हल नहीं होगा। याद रखना, कोई हल नहीं होगा यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान क्या होगा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। कैसे यूज करेंगे मैं सिखाऊंगा ना, बार बार आपसे कह रहा हूं इसको, बस आप सुनते जाओ। यहाँ पे डिस्टेंस सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा, अनंत हल होंगे। तो अनंत
अनंत हल होंगे कब? यदि सभी आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यदि a1 अपान a2 यह बराबर होगा b1 अपान b2, यह बराबर होगा c1 अपान c2। तीसरा और बड़ा मज़ेदार पॉइंट ये भी ध्यान रखना है सवाल के साथ, एक अद्वितीय हल होगा। तो एक अद्वितीय हल होगा कब? यदि हमारे पास कहीं पर लिखा होगा a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इस बात को ज़रा आप सभी लोग ध्यान दे देना, तो आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या, क्यों, कैसे, हम लोग क्वेश्चन जैसे आएंगे वैसे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। समझ में आ रही सबको बात? कुछ नहीं किया हमने, इन दो इक्वेशन की ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि किस परिस्थिति में हमारा क्या आंसर होने वाला है। तो इसको थोड़ा सा याद कर लोगे तो आपके बहुत काम आएगा। आपके एनटीपीसी में डायरेक्ट सवाल भी मिल जाएगा। आपके यहाँ वैसे भी बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, तो घबराने की कोई बात है। क्या आप सबने उतार लिया? बहुत अच्छे। अगर आपने उतार लिया भाई तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और हाँ बच्चों, ज़रा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ उन बच्चों तक भी इस मैटर को पहुँचाइए जो पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे, वो नहीं आ पा रहे हैं, घरों पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी हेल्प करिए। अब आपको तो पता है कि अपनी ये प्रैक्टिस जारी रहेगा आपके सिलेक्शन तक, ये मिशन नहीं रुकेगा। आपका ये प्रैक्टिस बैच इस यूट्यूब पर आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, सारे के सारे सेक्शन। बाकी किसी को डिटेल में पढ़ना है तो हमारी फाउंडेशन की बैच ऑफलाइन चल रही है, वहाँ पर आकर के उसको ज्वाइन कर सकता है, जिसको डिटेल में पढ़ना है, प्रैक्टिस के लिए नहीं। प्रैक्टिस तो इसी पे करिए। अब हमने आपको पिछली क्लास के अंतर्गत आपकी परीक्षा के पूछे गए 3-4 सवालों को सॉल्व कराया था, उसी से आगे बढ़ेंगे। हमें याद है कि 3 क्वेश्चन हमने कराया था, तो सीक्वेंस वही है, पीडीएफ नंबर वहीं से पड़ा होगा। आज अपनी क्लास का शुरू करिए। एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया चौथा प्रश्न। चौथा यहाँ पे लिखा है y को हमें फाइंड करना है। प्रश्न अब शुरू कर दिया। अब हम लोग सिर्फ सवालों पर ही प्रैक्टिस करेंगे, बस बेसिक तो आपने पढ़ा है, मैं बताता भी रहूँगा। यहाँ लिखा है कि यदि, देखो कितना छोटा मज़ेदार सवाल है, यदि y + 1 अपान 3 प्लस y + 2 अपान 5 इज इक्वल टू 3 लिखा गया। इसे सिंप्लीफाई करना है। अब आप ही हमें बताइए कि कितना छोटा सा मज़ेदार सा प्रश्न है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या किया जाएगा? आप ही लोग बोलो, क्या करना आपको? y का मान बताना भाई। देखो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो आपको एलसीएम ले लेना चाहिए। बोलो यस और नो। तो भाई यहाँ पे एलसीएम कितना होगा? 15 हो जाएगा। अगर एलसीएम 15 होगा तो 3 × 5 = 15, 5 × y + 1 हो जाएगा। प्लस बोलो 5 × 3 = 15, तो 3y + 2 = 3। ये तो मानोगे आप लोग? कितना देखो बेसिक सिंप्लीफिकेशन समझो इसको भाई। अब अगर आप इससे हल करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5y + 5 + 3y + 6। इस 15 का ले जाके इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो बोलो 15 × 3 कितना होगा? 45 हो जाएगा। भाई एक बात बताओ कि ये 3 और ये 6 और ये 5, 6 × 5 = 11। तो डियर स्टूडेंट ये देखो 5 और 3 = 8, y बराबर, अगर आप लोग इसको घटा लें तो जब इधर ला कर के घटा दोगे तो 6 × 5 = 11, 45 में से 11 चला जाएगा तो कितना आएगा? 34 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है, बताओ 8 चौक 32, 2 34, 20 हो गया भाई। तो यहाँ दशमलव लगा दो, 8 दूनी 16, 8 × 25 = 40, तो y का मान आएगा 4.25। यही आपका करेक्ट आंसर है। क्या आप समझ पाए हैं? यदि हाँ है तो फटाक से कमेंट करते हुए आगे बढ़ जाइए, और हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। सॉल्व हो गया सबका? चलो भाई, तो अब हम लोग अपनी क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे कि 5वां प्रश्न आपको कैसे सॉल्व करना होगा। और ये तो किसी को बार बार बताने की जरूरत तो नहीं ना कि अभी सारे के सारे एनटीपीसी वाले क्वेश्चन ही हैं, वो आपके जितने स्टेज 1 स्टेज 2 के सब एक साथ अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। पीछे आपने तो किया ही था, फिर हम नए क्वेश्चन की लाइन लगा देंगे, उनको हम कराएंगे आपको। पहले आप ट्रेंड समझ लें कि आपके एग्जाम का ट्रेंड क्या है। अब देखिए ना 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या आ गया?
पांचवा लिखना है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करें। तो चलो भाई सरल कर लिया जाए। सरल करें, क्या सरल करें? 81 81x² माइनस है 49 49y² बटे 9x प्लस 7y बराबर क्या होगा? अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, कितना मज़ेदार सवाल है। आप लोगों को याद है पिछली जब पार्ट 1 क्लास 1 हम ले रहे थे तो हमने आपको सारे फार्मूले लिखवाए थे कि भाई a+b का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस b²। सारा आपने देखा, ये नहीं देखा तो देख लेना। ये देखो, देख के समझ में आ गया होगा कि यार ये तो a² माइनस b² है। बोलो भाई ये सार नो। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये a² माइनस b² है तो क्या कुछ सोचना है, टेंशन लेना है? बिल्कुल नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करना है, इसको तोड़ दो। तो अगर ये a² माइनस b² का रूप है तो क्या मैं a की जगह पर 9x लिख सकता हूँ और माइनस 7y पहले ब्रैकेट में, दूसरे में क्या लिख सकता हूँ कि 9x और प्लस 7y बटे लिख दो 9x प्लस 7y। तो बताओ जो आया वो जाएगा ना, कट जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा 9x माइनस 7y। बस हो गया, यही इन्होंने पूछा हुआ था। क्या आपको समझ में आया? आ गया तो फटाफट सॉल्व कर लीजिए, हम आपके लिए अगले सवाल पे चलेंगे। किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बताते रहना भाई। हो गए? चलिए तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? आप सब लगाते रहिए। और हाँ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर बताओ कि आप, और साथ ही बताते रहो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जिनका कम से कम स्टेज 1 अच्छा हो गया है, बाकी अन्य परीक्षाओं के लोग वो भी अपना काम करते रहें। चलिए मैं आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 लूँगा। अब देखो 6वां सवाल आपके एनटीपीसी का कितना प्यारा सा है। क्या सवाल है ये देखो, लिखा है इन्होंने कि यदि a+b का होल स्क्वायर बराबर 100 लिखा है ना? हाँ। और एक बात लिखी गई है कि a/b इज इक्वल टू 1:3। तो हम सबों को AB फाइंड करना है। आप हमें ये बता दें कि a/b का रेशियो दिया है, a+b का होल स्क्वायर दिया है। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर a+b का होल स्क्वायर दिया है तो क्या मैं a+b बराबर 10 लिख सकता हूँ? बोलो यस आर नो। लिख सकते हो ना भाई? वर्गमूल ले लो झट से। तो जब इसका वर्गमूल ले लोगे तो आपको a/b तो पता है ना। तो a/b जब दे दिया गया तो मुझे ये बता दो कि आपको ये भी बताना है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि चूंकि a/b बराबर 1:3 दिया है, दोनों अनुपातों को जोड़ दो तो 3:1 4 हो जाएगा। a निकाल देता हूँ, b निकाल देता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं कह देता हूँ a बराबर, तो आप लोग क्या बोलोगे? 1/4 गुणे 10। ये तो समझ में आया भाई। तो 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। a का मान कितना आया? 5/2। ऐसे ही b का मान बता दीजिए। यहाँ से 3 और बटे कितना? 4। मल्टीप्लाई 10 से करो तो भाई 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 5 3 15/2। अब तो टेंशन नहीं है ना। तो क्वेश्चन मार्क बराबर AB बराबर a की वैल्यू 5/2 और यहाँ से b की 15/2। हंसते हंसते कट गए रास्ते। 15 पचे 75 और 75 बटे कितने के? 4 के। अगर विकल्प में ये लिखा है तो सही है, छोटा लिखा तो आप भाग दे देंगे तो भी आपके पास आंसर आएगा। 18 चौक 72, 3 75 तो 3 हो जाएगा और 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पच्चे 20, 18.75 यही आपके AB का मान हो जाएगा। क्या समझ में आ गया सबके? समझ में आ गया तो ज़रा प्रसन्न रहिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। जल्दी कीजिए भाई सब लोग। हो गया? चलो 7वें क्वेश्चन पर आ जाता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 7। और ये मत घबराना, छोटे ही रहेंगे। मैं बार बार आपसे बोला हूं कि भाई एक ही बार में तो सारे सवाल हम लोग नहीं कर सकते। पेशेंस रखो बच्चों। एक ही क्वेश्चन समझते हुए इजी से लेके टफ लेवल, जैसा कि अपना कॉन्सेप्ट है बेसिक टू हाई, हम लोग बढ़ेंगे।
ये जानते हुए भी कि आपके सिलेबस में सिर्फ एलिमेंट्री अलजेब्रा ही है। चलिए मैं आप सबका क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे लिखा है कि सरल करें। क्या सरल कर दूँ? a की पावर 6 लिखा है इंटू a की पावर -4 डिवाइडेड बाई a का क्यूब यहाँ पे लिख दिया गया। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आइए तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर कोई भी आवश्यकता नहीं होगी माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते समय आपको एक चीज़ सोचनी होगी कि इन्होंने भाई साहब ने हमें जो लिखना था लिख के दे दिया। अगर मैं पहले डिवीज़न भी कर लूँ तब भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, ना करूँ तब भी कोई तकलीफ़ नहीं है। इसको हल करने का मतलब है a की पावर 6 इंटू, बताओ ये a की पावर -4 होगा, यस आर नो? यह अपान माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लास 1 जब पिछली वीडियो पढ़ा रहे थे तो उसमें घातांक के सारे नियम मैंने सिखाए हैं। जो नहीं देखा जाके देख लेगा। तो a की पावर m बटे a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n, तो ये यानी पावर जाके क्या होगा, घट जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा a की पावर 6 इंटू a की पावर -7। अब ये पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम, तो हमारे पास सच में आ जाएगा a की पावर -1 भाई +6 है -7 है तो -1 तो बचेगा ना। आपको पता होगा कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस है तो हमने क्लास 1 में क्या सिखाया, आपको बोलो एक बार, उसको 1 अपान कर दोगे, पावर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 1/a। क्या हुआ, आंसर हो गया। तो चलिए जल्दी से लगाइए। हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल लेते हैं। अगर मैं 8 नंबर का प्रश्न लूँ तो यहाँ लिखा है हल कीजिए। क्या हल कर दूँ, x + 2y एक ब्रैकेट में और दूसरे में लिखा है 2x - y, इसे हल करना है। अब इसमें कौन सा अलजेब्रा, कुछ नहीं, गुणनखंड है, यानी गुणा करना, और तो कोई काम ही नहीं करना हमको। अगर हमें कोई काम नहीं करना तो देखो भैया, आगे की लाइन पे आपको क्लियरली पता है इस x का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। आप कहते हैं ना अपना ही होगा जलवा, यहाँ भी और वहाँ भी। तो बताओ x का 2x में जब गुणा करिएगा तो 2x² होगा। अब ये x यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कितना हो जाएगा, xy। अब इस +2y के यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4, तो ये प्लस हो जाएगा 4xy, और ये प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा और 2y² होगा। आपने एक चीज़ गौर की होगी कि जो ये साहब हैं इन्हें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो तो ये हमारा होगा 2x² + 4y में से -xy होगा तो कितना आएगा, +3xy और -2y², यानी यही मेरा आंसर होगा। क्या कहते हैं, समझ में आ गया? आराम से करिए। तो बहुत छोटे छोटे सवाल, माइंड पे जोर देने वाले हैं ही नहीं, तो ये तो बस हंसते हंसते कट जाए रास्ते वाले सवाल हैं। आप इन्हें जल्दी से कंप्लीट करो। हम अपनी क्लास का अगला क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं। आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए भाई। हो गया क्या सबका? अगर हो गया तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि 9वां क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा और क्या पूछा गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 9 भी बस इतना सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये लिखा है कि यदि 4x + 5y तो 4x + 5y बराबर 14 यानी 14 लिखा है। और फ्रेंड्स फिर इन्होंने लिखा है दूसरा इक्वेशन x - 5y बराबर 16। तो x तथा y के मान क्या होंगे? ठीक है, तो x क्या होगा और y क्या होगा? अब देखो है ना छोटा सा सवाल। अगर इस इक्वेशन को देखो तो ऐसे लगता है भाई ने हमारा काम खुद ही कर दिया। 1y 5 है प्लस और 5 ही है माइनस, फ्री हो गया, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। हमने इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर दिया। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि देखो 4 और 1 5 जोड़ रहा हूँ दोनों समीकरण को मैं। अगर इन दोनों को आपस में मैं
जोड़ देता हूँ तो मेरा काम तुरंत बन जाता है। देखो 4 5x तो बराबर आपके पास आएगा 14 में 16 जोड़ दो तो कितना होता है भाई 30 तो 5x बराबर 30। तो डियर स्टूडेंट्स 5 छक 30, बोलो डायरेक्ट x बराबर लिख सकते हो। ऐसे मुझे एक बात बता दो कि अगर x का मान मैं किसी भी समीकरण में रख दूं तो हर हाल में मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, y का मान आ जाएगा। y का मान ऐसे निकालना भी है, चलो एक में ही ले लेता हूँ, वैसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब आप करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि x का हो जाएगा 4 छक 24 और प्लस कितना होगा यहाँ से 5y बराबर 14 के। आप हमें बताएं 24 का इधर पक्षांतर कीजिएगा तो ये 5y बराबर -10, बोलो यस आर नो। भाई 14 24 10 बट वो माइनस होगा और 5 दूनी 10 तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो निश्चित तौर पे आप सबका हो जाएगा ये 5 छक 30 तो x की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी, y की -2 आपके जिस विकल्प में लिखा है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 10 ले लो, अपनी क्लास का 10वां सवाल। देखता हूँ 10वां कितना आसान सा है, क्या करना है। यहाँ पे लिखा है कि P प्लस Q इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में P माइनस Q, यदि Q बराबर 10 तो P की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए बेहद आसान प्रश्न फिर आए आपके पास और आप बड़े मज़े के साथ इसे सिंप्लीफाई कर दो, मस्त रहो भाई। मुझे ये बताओ कि ये P है तो डियर स्टूडेंट Q का मान कितना दिया गया 10 दिया गया, बराबर देखो ये 2P होगा, बोलो होगा माइनस 2Q और Q का मान कितना है 10 तो बोलो 10 दूना 20 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई, हो जाएगा। तो आप इस P को इधर पक्षांतर करिएगा, -20 को इस साइड ले लीजिएगा। तो जब ये इस साइड आ जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल P बराबर माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 20 में 10 जोड़ दो 30 और ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, तो आराम से आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम लोग आपसे आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चन करना जिसमें धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे पूरे जोश और साफ फुल एनर्जी के साथ। तो मैं आपको आपकी अगली क्लास में मिलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।